नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं आज की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम गोपाल है। तो चलिए अब यह कहानी गोपाल के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। वह घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए लगभग 8 साल का समय हो चुका था। लेकिन पिछले 8 सालों में मैंने कभी भी ट्रक ड्राइविंग का काम करने के दौरान किसी भी ऐसी चीज का अनुभव नहीं किया था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत भी डर लगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सफर तय किया है लेकिन कभी भी मैं वैसा अनुभव नहीं किया था जैसा अनुभव मुझे उस रात को हुआ था। वह सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि एक बहुत ही भयंकर और डरावना हादसा था। उस हादसे में मेरा सामना एक ऐसी चीज से हुआ था जिस चीज के बारे में मैंने मेरे जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब इन सब चीजों को छोड़कर मैं आपको सीधा उस घटना पर लेकर आता हूं जिस वक्त मेरे साथ वो डरावना हादसा हुआ था। उस दिन मैं अपने घर में बैठा आराम कर रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। बिजली कभी कभी इतनी तेज चमकती कि पूरा आसमान रोशनी से भर जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। मैं अपने घर के बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। फोन मेरे मालिक का था। गोपाल, जल्दी ट्रक लेकर निकलो, तुम्हें कच्चे माल की सप्लाई लेकर दूसरे शहर जाना है। माल तैयार है, तुरंत पहुंचो। रात के 8 बज चुके थे। मैंने माँ को बताया कि मुझे जाना होगा। माँ को यह बात पसंद नहीं आई। वह हमेशा मुझे रात में सफर करने से मना करती थी। रात में मत जाओ बेटा, यह समय अच्छा नहीं होता। मैं हंसते हुए बोला, माँ आप भी ना, ये सब पुरानी बातें हैं, अब इन पर कौन विश्वास करता है। इतना कहकर मैंने ट्रक की चाबी उठाई और बाहर आ गया। ठंडी हवा के झोंकों ने मुझे अंदर तक कंपा दिया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और गोदाम की तरफ बढ़ चला। गोदाम पर पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगा। वहां मजदूरों ने ट्रक में माल लोड करना शुरू कर दिया। इस दौरान मैं ट्रक के पास खड़ा रहा। आसमान अब भी बादलों से भरा था और बिजली लगातार चमक रही थी। जब माल लोड हो गया तो मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे की ओर बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान था। सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ थे जो हवा में हिलते हुए अजीब आवाज कर रहे थे। कुछ दूर दूर तक खेत दिखाई दे रहे थे लेकिन वहां कोई हलचल नहीं थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया अंधेरा और गहरा होता गया। रात के करीब 11 बज चुके थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैंने वाइपर चला दिए लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। ठंड बढ़ने लगी और मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। तभी मुझे सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। उसके आसपास कुछ गाड़ियां खड़ी थीं, जैसे वहां कोई ठहराव की जगह हो। मैंने सोचा कि शायद यहां कोई छोटा ढाबा होगा जहां रुककर मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूं। मैंने ट्रक को किनारे लगाया और नीचे उतर गया। बारिश तेज हो चुकी थी और मैं पूरी तरह भीग चुका था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई, कोई है? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से एक लड़की की आवाज आई, कौन है? मैं ट्रक ड्राइवर हूं, बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या मैं यहां रात भर रुक सकता हूं? दरवाजा खुला और एक लड़की सामने खड़ी थी। वह हल्के रंग की साड़ी पहने थी। उसके लंबे बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें अजीब तरीके से बड़ी लग रही थीं। उसकी नाखून भी असामान्य रूप से लंबे थे। लेकिन मैंने इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ठंड से मेरा बुरा हाल था। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आप अंदर आ सकते हैं। मैं अंदर गया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मुझे अंदर का माहौल थोड़ा अजीब लगा। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जिन पर लाल रंग के धब्बे थे। कमरे में हल्की सी सीलन भरी बदबू थी। ये तस्वीरें किनकी हैं? मैंने लड़की से पूछा। मेरे पूर्वजों की हैं, लड़की ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मैंने और कुछ नहीं पूछा। मैंने अपने कपड़े बदलने की इच्छा जताई तो लड़की बोली, कपड़े तो नहीं हैं लेकिन मैं तुम्हें कफन पहना सकती हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुरा रही थी लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। कफन? मैंने धीरे से पूछा। वह हंस पड़ी। अरे
हमारे यहाँ कपड़ों को कफन ही कहते हैं। तुम घबरा क्यों रहे हो? मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मन में एक बेचैनी सी थी। मैंने कपड़े बदले और लड़की से चाय मांगी। वह रसोई में चली गई। मैंने देखा कि उसने लकड़ियां जलाई, लेकिन लकड़ियां जलते ही कमरे में एक अजीब गंध फैल गई, जैसे जले हुए मांस की। मेरा मन घबराने लगा। मैं धीरे से उठा और रसोई की ओर झांका। लड़की वहां खड़ी थी, लेकिन उसके पास कुछ अजीब चीजें थीं। वहां एक कटोरी में कटा हुआ मांस रखा था। मैंने और ध्यान से देखा तो महसूस हुआ कि वह कोई जानवर का मांस नहीं था। वहां इंसानी सिर रखे हुए थे। मेरी सांसें थम गईं। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने देखा कि वह लड़की मांस को उठाकर हंस रही थी और कह रही थी, आज एक और शिकार आया है। मेरी पूरी देह डर के मारे सुन्न हो गई। मैं समझ गया कि मैं किसी भयंकर चीज के जाल में फंस चुका हूं। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरे पैरों की आवाज से लड़की मुड़ी। ड्राइवर जी, कहां जा रहे हो? चाय पीकर तो जाइए। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही डरावनी मुस्कान थी। उसके नाखून और भी बड़े हो गए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। मैं समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई भूत या शक्ति है। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था। लड़की तेजी से मेरी ओर बढ़ रही थी। अब तुम बच नहीं सकते। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी जेब में कुछ ट्रक की स्पीड बढ़ाने के बावजूद मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पीछे से आती लड़की की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। ड्राइवर, आज तो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। बारिश अब भी तेज हो रही थी और सामने का रास्ता ठीक से नहीं दिख रहा था। मैं लगातार अपने रियर व्यू मिरर में देख रहा था, कहीं वह लड़की मेरे पीछे तो नहीं आ रही। लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद सड़क थोड़ी चौड़ी हो गई और मुझे दूर एक चाय की छोटी सी टपरी नजर आई। वहां पर एक आदमी और एक बूढ़ी औरत बैठे हुए थे। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक को वहीं रोक दिया। ट्रक से उतरकर मैं तेजी से चाय की टपरी की तरफ बढ़ा। बूढ़ी औरत ने मेरी हालत देखी तो उसका चेहरा चिंतित हो गया। क्या हुआ बेटा? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि वह आदमी बोल पड़ा, अरे भैया, पहले बैठो, पानी पियो। लगता है कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। मैंने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और 2 घूंट पीकर खुद को थोड़ा संभाला। फिर कांपती आवाज में बोला, बाबा, आगे एक टूटा फूटा मकान है। वहां एक लड़की थी। वह कोई इंसान नहीं थी। उसने मुझे मारने की कोशिश की। यह सुनकर बूढ़ी औरत और वह आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले से ही सब जानते हों। तो तुम भी उसके जाल में फंस गए? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा। तुम्हारा वहां जाना बहुत बड़ी भूल थी, आदमी ने गंभीर आवाज में कहा। कौन थी वो? मैंने बेचैन होकर पूछा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, यह कहानी बहुत पुरानी है बेटा, लेकिन अगर तुमने उसे देख लिया है तो तुम्हें सब कुछ जानना होगा। मैंने सिर हिलाया और बूढ़ी औरत ने कहानी शुरू की। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, बेटा, जिस लड़की को तुमने देखा वह कोई आम इंसान नहीं थी। वो एक पिशाचिनी है जो इस रास्ते पर भटकती आत्माओं और राहगीरों को शिकार बनाती है। उसका यह कहना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबरा कर बूढ़ी औरत की तरफ देखा, लेकिन ये सब क्यों? कौन थी वो? बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा और बोली, बहुत साल पहले इस इलाके में एक लड़की रहती थी। उसका नाम रूपा था। वह गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। गांव के कुछ दबंगों ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो उसे उसी मकान में जिंदा जला दिया गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। फिर बूढ़ी औरत ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह वहीं अटक गई और हर उस इंसान से बदला लेने लगी जो अकेले सफर करता था, खास तौर पर ट्रक वालों को। मैंने तुरंत बीच में टोका, लेकिन ट्रक वाले ही क्यों? इस बार वह आदमी बोला, क्योंकि जिस दिन रूपा को जिंदा जलाया गया उस दिन एक ट्रक वहां खड़ा था। गांव के लोगों का मानना था कि अगर उस ट्रक वाला मदद करता तो शायद रूपा बच सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और वहां से भाग गया। उसी दिन से उसने कसम खा ली कि हर ट्रक ड्राइवर को अपनी मांस की भूख मिटाने के लिए शिकार बनाएगी। अब तक मेरी हड्डियों में सिहरन दौड़ चुकी थी। मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन वो अचानक गायब कैसे हो गई? जब मैंने हनुमान जी का ताबीज निकाला तो वो जलने लगी थी। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। बेटा, वो ताबीज ही तुम्हारी जान बचा सका। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और ताबीज को कसकर पकड़ लिया। लेकिन अब क्या होगा?
मैंने चिंतित होकर पूछा। बूढ़ी औरत ने गंभीरता से कहा, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर उसने तुम्हें देख लिया है तो वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अगली बार वह और ज्यादा ताकतवर होकर तुम्हारे सामने आएगी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक की तरफ बढ़ा, बूढ़ी औरत ने मुझे रोक लिया। बेटा, अभी मत जाओ। रात के इस पहर वो और भी ज्यादा ताकतवर होती है। सुबह होने तक यहीं रुको। मैंने चारों ओर देखा। बाहर अंधेरा घना था और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। मुझे एहसास हो चुका था कि मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस चुका हूं जिसका कोई आसान हल नहीं था। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं यहीं रुकता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह रात और भी भयानक होने वाली थी। बूढ़ी औरत के कहने पर मैं वहीं रुक गया, लेकिन मेरा मन बेचैन था। बाहर हवा की सरसराहट के साथ अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दूर से मेरा नाम पुकार रहा हो। मैं बेंच पर बैठा, चाय के छोटे से गिलास को हाथ में पकड़े लगातार सोच रहा था, क्या सच में वह चुड़ैल मुझे ढूंढ रही होगी? क्या सच में मैंने जो देखा वह हकीकत थी? टपरी पर बैठा वह आदमी भी चुप था। बूढ़ी औरत बीच बीच में मुझे घूर रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं रही थी। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, अगर रात में तुम्हें कोई पुकारे तो जवाब मत देना। मेरे हाथ में पकड़ा चाय का गिलास हल्का सा कांप गया। मैंने संदेह भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। क्यों? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर तुमने जवाब दे दिया तो वो तुम्हें पहचान लेगी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं बिना कुछ कहे वहां रखी लालटेन की लौ को घूरने लगा। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। जंगल की तरफ से आती हुई आवाजें अब और भी डरावनी लग रही थीं। कभी लगता कि कोई झाड़ियों में हिल रहा है, कभी ऐसा एहसास होता कि कोई पास ही सांसें ले रहा हो। फिर अचानक सन्नाटे को चीरते हुए हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, गोपाल। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। यह वही आवाज थी, वही लड़की की आवाज जिसे मैंने उस डरावने मकान में देखा था। मैंने डरते हुए बूढ़ी औरत की तरफ देखा, जो अब सिर झुकाकर आंखें बंद की बैठी थी। वह आदमी भी काठ की मूर्ति बना बैठा था। मुझे समझ आ गया कि वे जानते थे कि यह होने वाला है। आवाज फिर से आई, इस बार और करीब से, गोपाल, बाहर आओ ना। मेरी सांस अटक गई, मेरे पसीने छूटने लगे। मत जवाब देना, बूढ़ी औरत ने बिना आंखें खोले कहा, लेकिन आवाज अब और करीब थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बाहर झांकूं तो शायद दरवाजे के ठीक सामने वह खड़ी होगी। गोपाल, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, तुम्हारी पसंद की चाय। मेरे दिमाग में तुरंत वह दृश्य घूम गया। रसोई में जलते हुए कंकाल, चाय में टपकता हुआ खून। अब मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने अपने कान बंद कर ली और आंखें कसकर मूंद ली। गोपाल, मेरी तरफ देखो। मेरे सिर में झंझनाहट होने लगी। आवाज इतनी भयावह थी कि लग रहा था कि कोई मेरे दिमाग के अंदर बैठकर बोल रहा हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपने हाथों से कान बंद किए और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जंगल से आती आवाजें रुक गईं। हवा का बहाव थम गया। मेरे कानों में सिर्फ मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। बूढ़ी औरत और वह आदमी अब भी वैसे ही बैठे थे। बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया। आज की रात टल गई, लेकिन वह गई नहीं है। मैंने कांपते हुए पूछा, अब क्या होगा? बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें यह रास्ता छोड़ना होगा। क्या? मैंने चौंक कर कहा। अगर तुम इस रास्ते से फिर गए तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अगली बार हनुमान जी का ताबीज भी तुम्हें बचाने के लिए काफी नहीं होगा। वह आदमी गंभीरता से बोला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या मैं अपनी रोज की कमाई छोड़ दूं? क्या मैं इस रास्ते से अब कभी ना जाऊं? लेकिन मेरे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ एक चेतावनी थी। असली डरावनी घटना तो अब होने वाली थी। बूढ़ी औरत और उस आदमी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं अब तक उस खौफनाक आवाज को महसूस कर रहा था, जो अंधेरे से निकलकर मेरे नाम को पुकार रही थी। लेकिन एक बात मेरे मन में खटक रही थी, अगर यह रास्ता इतना ही खतरनाक है तो यहां से दूसरे ट्रक ड्राइवर क्यों गुजरते हैं? क्या वे भी इसी मुसीबत का शिकार होते हैं? मैंने बूढ़ी औरत से पूछा, इस रास्ते से और भी लोग गुजरते होंगे, फिर सिर्फ मैं ही क्यों फंसा? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्योंकि उसने तुम्हें देख लिया है और अब तुम उसकी लिस्ट में आ चुके हो। मेरा गला सूख गया। लिस्ट? उस आदमी ने धीरे से कहा, जिसे भी वह देख लेती है उसे मारकर ही छोड़ती है, और जब तक वह उसे मार न दे
तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ती। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। तो मतलब अब मैं जहां भी जाऊं वह मेरा पीछा करेगी? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हाँ, जब तक क्या? मैंने बेचैन होकर पूछा। जब तक तुम उसका अंत नहीं कर देते या वह तुम्हारा अंत नहीं कर देती। बूढ़ी औरत की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। अब मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हमेशा के लिए इस रास्ते को छोड़ दूं और अपनी नौकरी को खतरे में डाल दूं, या फिर इस भूतनी के रहस्य का अंत करूं। मैंने धीरे से कहा, मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। इस रास्ते पर कितने लोग मारे गए? यह सब कब से हो रहा है? बूढ़ी औरत ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच में यह सब जानना चाहते हो तो तुम्हें उस गांव जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। मैंने चौंक कर कहा, गांव? कौन सा गांव? वही गांव जहां वह लड़की पहले रहती थी। मैं एक पल को सोच में पड़ गया। क्या मुझे सच में वहां जाना चाहिए? क्या मैं इस मुसीबत में और गहराई तक उतरने को तैयार हूं? लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वह मुझे कहीं भी ढूंढ लेगी, और अगर मैंने इसका सामना किया तो शायद मैं इस बला से छुटकारा पा सकता था। मैंने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, मुझे उस गांव का रास्ता बताओ। बूढ़ी औरत और वह आदमी एक दूसरे को देखने लगे, जैसे वे यह सोच रहे हों कि मुझे यह फैसला लेना चाहिए या नहीं। फिर बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, अगर तुम वहां जा रहे हो तो यह ताबीज अपने पास रखो। उसने एक लाल धागे में बंधा ताबीज मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसे हाथ में लिया और उसकी तरफ देखा। यह ताबीज क्या करेगा? यह तुम्हें कुछ समय तक उसकी बुरी ताकतों से बचाएगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मुझे यह सुनकर थोड़ा हौसला मिला। मैंने ताबीज को अपनी कलाई पर बांध लिया, ट्रक की तरफ बढ़ा और केबिन में बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। बूढ़ी औरत और वह आदमी मुझे दूर तक जाते देखते रहे। मैंने ट्रक को उस गांव की ओर मोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को एक और बड़े खतरे की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि इस बार वह सिर्फ छाया में छुपकर मुझे डराने वाली नहीं थी, बल्कि वह मेरे सामने आकर खड़ी होने वाली थी। रात का अंधेरा और घना होता जा रहा था। ट्रक के हेडलाइट्स धुंध में दूर तक रोशनी बिखेर रहे थे, लेकिन अंदर बैठा मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अब उस गांव की ओर बढ़ रहा था जहां से इस खौफनाक कहानी की जड़ें जुड़ी थीं। बूढ़ी औरत ने बताया था कि गांव यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर था, लेकिन यह रास्ता सुनसान और खतरनाक था। मैंने अपने गले में पड़े हनुमान जी के ताबीज को कसकर पकड़ा और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर बाद सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े घने पेड़ शुरू हो गए। सड़क भी अब पक्की नहीं रही थी, बल्कि उबड़ खाबड़ रास्ता बन चुकी थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। मेरे मन में बार बार वही सवाल आ रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या सच में मुझे इस गांव जाना चाहिए? लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। गांव का पहला संकेत करीब आधे घंटे बाद मुझे सड़क के किनारे एक पुराना झरझरित साइन बोर्ड दिखा। मैंने ट्रक की हेडलाइट उस पर डाली तो मुश्किल से उस पर लिखे शब्द पढ़ पाया, चकवा 5 किलोमीटर। गांव अब बस कुछ किलोमीटर दूर था। मैंने गियर बदला और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। जैसे जैसे मैं गांव के करीब जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। फिर अचानक मेरे ट्रक के ठीक सामने कोई चीज जोर से गिरी। मैंने घबराकर ब्रेक मारा। ट्रक की हेडलाइट्स में मैंने देखा सड़क के बीचों बीच एक मरा हुआ जानवर पड़ा था, लेकिन जो बात डराने वाली थी वह यह थी कि वह जानवर पूरी तरह से जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग में फेंक दिया हो। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने जल्दी से ट्रक को साइड में किया और नीचे उतरकर उस चीज को गौर से देखने लगा। यह कोई बड़ा जानवर था, शायद कोई भैंस या गाय, लेकिन इसका शरीर अधजला था और उसमें से धुआं निकल रहा था। मैं तुरंत ट्रक की तरफ मुड़ा, लेकिन जैसे ही मैं केबिन का दरवाजा खोलने वाला था, मुझे पीछे से किसी की धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, गोपाल। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। परछाई का हमला। मैंने धीरे से मुड़कर पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा पेड़ों से टकरा रही थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि वहां कोई था। मैंने तेजी से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। जल्दी से इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, लेकिन कुछ दूर जाते ही मुझे लगा कि ट्रक में कुछ अजीब हो रहा है। मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मेरे ट्रक के ऊपर चल रहा हो। मेरी धड़कन रुकने लगी। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक ट्रक की छत से जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से टकराई हो।
मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन आवाज अब और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे ट्रक की छत पर रेंग रहा हो। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। तभी मेरे सामने एक टूटी हुई पुलिया आई। पुलिया के किनारे खड़ा एक बोर्ड दिखा, आगे जाना मना है। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे इसी रास्ते से जाना था। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को पुलिया की ओर बढ़ा दिया। पर जैसे ही मैं पुलिया के पास पहुंचा, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। गांव का दरवाजा ट्रक के बंद होते ही चारों ओर का सन्नाटा और गहरा हो गया। हवा रुक गई थी, पेड़ भी अब नहीं हिल रहे थे। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने बाहर झांक कर देखा और मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने गांव का प्रवेश द्वार था, एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का दरवाजा जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, यहां मत आओ, मौत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरा गला सूख गया। मैं समझ गया कि अब मेरे पास दो ही रास्ते थे। पहला, या तो यहीं से वापस मुड़ जाऊं, दूसरा, या फिर इस गांव में जाकर उस रहस्य का सामना करूं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो वह मुझे और ज्यादा डराएगी। मैंने एक गहरी सांस ली, ताबीज को कसकर पकड़ा, ट्रक का दरवाजा खोला और धीरे धीरे उस गांव के अंदर कदम बढ़ा दिए। अंदर घुसते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूं। गांव का टूटा फूटा दरवाजा पार करते ही एक अजीब सन्नाटा मेरे कानों में गूंजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ चुका हूं। यहां कोई इंसान नहीं था, बस खंडहर बने मकान, सूखे पेड़ और धुंध से ढकी गलियां थीं। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी चीज को सालों पहले जलाया गया हो। मैंने अपने गले में पड़े ताबीज को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गांव का भूतिया माहौल सड़क पर चलते हुए मैंने देखा कि हर तरफ जले हुए मकानों के अवशेष थे। कुछ घरों के दरवाजे आधे खुले थे और अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। मैं आगे बढ़ा, तभी मुझे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक जली हुई लकड़ी रखी थी और पास ही एक टूटा फूटा झूला हवा में झूल रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी चीज के खिसकने की आवाज आई। मैंने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। अजनबी के पैर के निशान कुछ दूर चलने के बाद मुझे जमीन पर ताजा पैरों के निशान दिखाई दिए। क्या इस गांव में कोई और भी है? मैं धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा। वे निशान मुझे गांव के बीचों बीच बनी एक पुरानी हवेली की तरफ ले जा रहे थे। हवेली बड़ी थी, लेकिन पूरी तरह टूटी फूटी। उसके दरवाजे खुले थे और अंदर घना अंधेरा था। मेरे मन में सवाल आया, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, हवेली के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। हवेली के अंदर मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। अंदर धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। कोनों में पुरानी कुर्सियां और फटे हुए पर्दे लटक रहे थे। अचानक मेरे पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने तेजी से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गोपाल! वही जानी पहचानी आवाज फिर गूंजी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं अब इस हवेली के अंदर फंस चुका था। आईने में चेहरा मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि एक दीवार पर बड़ा सा आईना लगा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें देखा, मेरे होश उड़ गए। आईने में मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी, वही लड़की जो उस रात मुझे मारने आई थी। लेकिन जब मैंने पलटकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। आईने में वह अब भी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा जला हुआ था। अब तुम बच नहीं सकते। अचानक आईने से खून टपकने लगा। लड़की की मुस्कुराहट डरावनी हो गई और उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, जैसे मुझे पकड़ने वाली हो। मैंने तुरंत जेब से हनुमान जी का ताबीज निकाला और आईने की ओर बढ़ाया। आईना जलने लगा। लड़की के चेहरे पर दर्द उभर आया और वह चीखते हुए गायब हो गई। लेकिन इससे पहले कि मैं राहत की सांस लेता, हवेली में जोरदार कंपन होने लगा। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, जमीन हिलने लगी। मैंने तुरंत दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। अब मैं इस भूतिया हवेली में फंस चुका था। हवेली के अंदर अंधेरा और भी गहरा हो गया था। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस हवेली में हमेशा के लिए फंसने वाला हूं। आईने से निकली भयानक आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। अब तुम बच नहीं सकते। हवेली में हलचल कमरे की खिड़कियां जोर जोर से खुल बंद हो रही थीं। अचानक
दीवार पर टंगे पुराने तस्वीरों के फ्रेम जमीन पर गिरने लगे। उनमें से एक तस्वीर टूटी और मैंने देखा कि उसके अंदर कोई कागज रखा था। मैंने जल्दी से कागज उठाया और धूल झाड़कर पढ़ने लगा। जिसने इसे पढ़ा वह अब मौत के करीब है। मेरा गला सूख गया। पीछे से तेज आवाज आई, जैसे कोई चीज जमीन पर गिर गई हो। मैंने डरते डरते पलटकर देखा। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी अपने आप हिल रही थी। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी छत से लटकता हुआ चेहरा, छत से उल्टा लटक कर एक भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया। वही लड़की जिसकी आत्मा मुझे मारने पर तुली थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका मुंह इतना बड़ा हो चुका था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे एक ही बार में निगल जाएगी। उसने डरावनी आवाज में कहा, गोपाल, तेरा अंत अब यहीं होगा। ताबीज की शक्ति मैंने जल्दी से अपने गले में पड़ा, हनुमान जी का ताबीज पकड़ा और उसे हवा में लहराया। जैसे ही ताबीज से रोशनी निकली, वह चुड़ैल पीछे हटने लगी। नहीं नहीं, ये नहीं। मैंने और हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, हनुमान जी की जय। ताबीज से निकलती रोशनी और तेज हो गई। चुड़ैल जोर से चिल्लाई और हवा में गायब हो गई। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अचानक जोर से खुल गए। हवेली से भागना मैंने मौका देखा और तेजी से बाहर की तरफ भागा। जैसे ही मैं हवेली से बाहर निकला, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली कांप रही हो। जैसे ही मैंने मुख्य दरवाजा पार किया, पीछे से जोरदार धमाका हुआ। मैंने पीछे देखा। हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे हमेशा के लिए सील कर दिया हो। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैं जानता था कि यह सिर्फ एक जंग थी, लेकिन असली लड़ाई अब भी बाकी थी, क्योंकि गांव का असली रहस्य अभी भी खुलना बाकी था। हवेली से बाहर निकलते ही मैं तेजी से अपनी ट्रक की ओर भागा। गांव अब भी अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरी सांसें तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं जानता था कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। हवेली की छत पर बैठी वह आत्मा अब भी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी छाया लगातार हिल रही थी, जैसे वह किसी भी वक्त मुझ पर हमला कर सकती थी। गांव का असली रहस्य मैंने ट्रक तक पहुंचकर जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर सामने एक पुराने मंदिर पर पड़ी। यह मंदिर यहां पहले नहीं था। गांव के बीचों बीच यह मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन उसके ऊपर एक घंटी लटकी हुई थी जो बिना हवा के भी हिल रही थी। मेरे अंदर से एक आवाज आई, अगर तुम इस मुसीबत से बचना चाहते हो तो तुम्हें इस मंदिर में जाना होगा। मैंने गहरी सांस ली, ट्रक से नीचे उतरा और मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। मंदिर के अंदर का सच, जैसे ही मैं मंदिर में घुसा, एक भयानक बदबू आई। अंदर कई सारी टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी थीं और उनके ऊपर लाल रंग के छींटे थे जो खून की तरह लग रहे थे। तभी अचानक मंदिर के कोने से किसी ने मेरी ओर देखा। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोने से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। बाबा, आप कौन हैं? मैंने पूछा। बूढ़े आदमी ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जिसका सामना तुमने हवेली में किया वो सिर्फ एक परछाई थी। असली राक्षसी अब भी इस गांव में जिंदा है। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मतलब? बूढ़े आदमी ने इशारा किया और कहा, वह चुड़ैल सिर्फ एक आत्मा नहीं है। वह तब तक इस गांव को छोड़कर नहीं जाएगी जब तक उसकी आत्मा को पूरी मुक्ति नहीं मिल जाती, और यह तब तक नहीं होगा जब तक क्या? मैंने बेचैन होकर पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक तुम उसकी गुड़िया को नष्ट नहीं कर देते। गुड़िया का रहस्य? गुड़िया? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, बाबा बोले, जब गांव वालों ने उसे जलाया तब उसकी आत्मा एक गुड़िया में कैद हो गई। वह गुड़िया अब भी हवेली में छुपी हुई है। अगर तुम सच में इस डर से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें उस गुड़िया को जलाना होगा। मेरे दिमाग में डर और घबराहट का सैलाब आ गया। क्या सच में मुझे फिर से हवेली में जाना होगा? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। अब मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो हमेशा इस डर के साथ जीऊं या फिर आखिरी बार उसका सामना करूं और इस आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, मैं जाऊंगा। बाबा ने मेरी ओर देखा और धीरे से बोले, हनुमान जी का नाम लेना मत भूलना।
और याद रखना, वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। मैंने सिर हिलाया और हवेली की तरफ बढ़ गया। मैंने मंदिर से बाहर कदम रखा और हवेली की ओर देखा। अंधेरे में वह और भी भयानक लग रही थी, जैसे कोई बड़ा राक्षस मुंह खोले मुझे निगलने को तैयार हो। हवा अब भी रुकी हुई थी, पेड़ भी नहीं हिल रहे थे, सब कुछ जैसे ठहर गया था। लेकिन मुझे पता था कि असली खेल अब शुरू होने वाला था। मैंने अपने गले में पड़े ताबीज को कसकर पकड़ा और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। बाबा ने कहा था कि अगर मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो मुझे हवेली में छुपी हुई गुड़िया को नष्ट करना होगा। अगर यह मेरा आखिरी सफर भी हुआ तो भी इसे खत्म करके ही जाऊंगा, मैंने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। हवेली में आखिरी बार प्रवेश, हवेली का दरवाजा इस बार पहले से ही खुला हुआ था, जैसे वो मेरे आने का इंतजार कर रही हो। मैंने गहरी सांस ली और अंदर घुस गया। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवेली अंदर से और भी पुरानी और डरावनी लग रही थी। जगह जगह मकड़ी के जाले झूल रहे थे और एक कोने में खून से सनी हुई पुरानी चूड़ियां पड़ी थीं। तभी किसी के नंगे पैर जमीन पर चलने की आवाज आने लगी। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सामने वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वह हवा में तैर रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। तो तुम वापस आ ही गए गोपाल? असली मुठभेड़, उसकी आवाज अब भी ठंडी और डरावनी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, और इस बार तुम्हें खत्म करने आया हूं। लड़की जोर से हंसी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते ड्राइवर, तुम भी उन्हीं की तरह मरोगे जैसे बाकी लोग मरे। उसकी आंखें अचानक से काले हो गईं और उसके बाल हवा में बेतहाशा उड़ने लगे। हवेली के अंदर की दीवारें कांपने लगीं। मैंने तेजी से अपने गले से ताबीज निकाला और उसे उसकी ओर बढ़ाया। हनुमान जी की जय। जैसे ही ताबीज से तेज रोशनी निकली, लड़की जोर से चीख पड़ी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गुड़िया तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, वह चीखते हुए गायब हो गई। अब मैं समझ चुका था कि असली खेल कहां है। मुझे गुड़िया को ढूंढना होगा और जल्द से जल्द उसे जलाना होगा। गुड़िया की खोज मैंने हवेली में इधर उधर देखा, कमरों के अंदर झांका, पुराने बक्से खोले, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं मिली। फिर अचानक मुझे ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। कोई बच्चा? यह सोचकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचते ही मैंने देखा कि एक कमरा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखा। एक लकड़ी की अलमारी थी और उसमें एक पुरानी गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया का चेहरा डरावना था और उसकी आंखें काली थीं। यही है, मैंने तेजी से गुड़िया उठाई, लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, हवेली में फिर से जोरदार कंपन होने लगी। पीछे से लड़की की भयानक आवाज आई, गोपाल उसे नीचे रख दो। मैंने पीछे देखा, वह अब अपने असली रूप में थी। उसका पूरा चेहरा जल चुका था, उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और उसके हाथों में बड़े बड़े नाखून थे। गुड़िया को जलाना ही होगा। मैंने तेजी से अपनी जेब से माचिस निकाली। लड़की जोर से चिल्लाई, अगर तुमने उसे जलाया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। यही तो मैं चाहता हूं, मैंने चिल्लाकर कहा और गुड़िया पर माचिस फेंक दी। जैसे ही आग लगी, पूरी हवेली हिलने लगी। लड़की ने जोर से चीख मारी। उसका पूरा शरीर जलने लगा और वह हवेली के साथ राख में बदलने लगी। आखिरी पल में तेजी से नीचे भागा। हवेली अब गिरने वाली थी। जैसे ही मैं बाहर निकला, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली पूरी तरह गिर चुकी थी। धुएं और राख के बीच मैंने दूर से देखा, वह लड़की अब नहीं थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। सुबह का उजाला, सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी। गांव अब भी वीरान था, लेकिन हवा में वह डरावनी गंध नहीं थी। मैं जानता था कि अब यह गांव हमेशा के लिए उस भूतिया साये से मुक्त हो चुका था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वापस अपने सफर पर निकल पड़ा। अब मैं जानता था कि कभी कभी डर से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।